आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंट्स बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। और अब मेरे साथ है इंजीनियर फजीम बेग साहब, जो हाल ही में उन्होंने ये सिविल इंजीनियरिंग में काम करना शुरू किया, लेकिन वसमत जैसे जगह पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट G+2 G+3 के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए। तो इन सब के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, ऐसे बहुत सारी बातें उनके साथ आज करेंगे। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में। आप जैसे यंग इंजीनियर से हम लोग ये सब जानना चाहते हैं कि आपकी आज तक की जर्नी कैसी रही, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन द सेंस आपका स्कूल, आपका कौन सा कॉलेज था जहाँ से आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कौन थे कि जहाँ से आपको लगा इनको देख के, इनको सुन के कि हम लोग को भी सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। सबसे पहले मैं खुद का नाम बताऊंगा, फजीम बेग। मैं बसमत में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा स्कूलिंग उर्दू मीडियम से हुआ है, जिला परिषद उर्दू स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। स्कूलिंग होने के बाद मैं डिप्लोमा मातुश्री प्रतिष्ठान विश्व भारती नांदेड़ से मेरा डिप्लोमा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद इंजीनियरिंग MGM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ। इंजीनियरिंग होने के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। कैंपस सिलेक्शन में मैं यूनिक इंडिया कंस्ट्रक्शन के लिए एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर ज्वाइन हो चुका था। वहाँ पर 2-2.5 साल अप्रोक्सीमेट 2.5 साल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉब करने के बाद अंडर दी MNC टाटा कंसल्टेंट, क्या बात है, वो होने के बाद फिर खुद का करने की कहीं चाह उठी, तो फिर बसमत आ गए खुद के शहर में। शुरुआत इस तरह से हुई थी कि बचपन से मैथ में अच्छा था। मैथ में अच्छा था तो एक परसेप्शन बन गया है कि करेंगे तो इंजीनियरिंग करेंगे। और इंजीनियरिंग करेंगे जब सोच लिया तो कौन सी इंजीनियरिंग चूज करना है। तो जब बहुत से, अब कोई भी करियर चूज कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर लेंगे, बहुत से स्टडी करके करेंगे। तो स्टडी करा है तो पता चला है कि सिविल इंजीनियरिंग मदर ब्रांच है इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग बेसिकली, इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में हमको पता चलता है कि द साइंस व्हिच हेल्प्स इन डेवलपमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और सिविल इंजीनियरिंग ऐसी चीज है जो एकदम ग्राउंड जीरो पे काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के। बराबर। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग है जो कम्युनिकेशन बढ़ाती है एक सिटी से दूसरे सिटी के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के। ब्रिजेस करना हो, टनल्स करना हो, या फिर बिल्डिंग्स करना हो, वो सब सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। और जो मोटिवेशन भी था डिजाइनिंग का, और एक अंदर से पैशन भी था डिजाइनिंग का, इस वजह से सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर दिया। क्या बात है। तो ये आपका रहा सिविल इंजीनियरिंग तक का सफर। तो अब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला वही क्वेश्चन है कि ये फील्ड बहुत क्रिएटिव है, बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी का भी काफी यूज आजकल हो रहा है। जैसे नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, अभी AI भी आ रहा है, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कई सारी तकनीकी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी की कैसी हेल्प आपको कंस्ट्रक्शन के वक्त होती है, इन सब के बारे में क्या बताएंगे? टेक्नोलॉजी सबसे मेजर इम्पोर्टेंट आज प्ले कर रही है हमारी फील्ड में। टेक्नोलॉजी के जो काम हमको महीनों लग जाते थे जो काम करने के लिए, आज मिनटों में हो जा रहा है वो काम। शुरू में प्लानिंग वगैरह जो भी रहती थी तो पेन पेपर से करते, टेबल पे डिजाइनिंग वगैरह ड्राइंग्स पूरे होते थे। आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए, जो हम इंजीनियरिंग में भी सीखते थे पेपर पे ड्राइंग्स करना, उसके लिए 4-4, 6-6 घंटे एक ड्राइंग को लगते थे। और आज वही सॉफ्टवेयर की वजह से हम विद इन 15 मिनट्स हमको ड्राइंग मिल जाता है। और उसके अलावा हमको अगर कोई चीज करना है, टेक्नोलॉजी में इतनी इजीली कमांड्स आ गए, उसमें कॉपी करने के, पेस्ट करने के, अल्टरेशन करने के लिए बहुत इजी हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिसीजन बहुत मिलता है हमें टेक्नोलॉजी से। कभी हम मैन्युअली कोई भी चीज करेंगे, मैन्युअली और टेक्नोलॉजी में फर्क ये, मेजर डिफरेंस ये कि आपको हाई स्टैंडर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ परफेक्शन। बराबर। ये चीजें मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी का प्लानिंग में है, सिर्फ एक प्लानिंग की बात करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमारे हर एक इंस्ट्रूमेंट, सिविल इंजीनियरिंग इतनी वास्ट है कि हम करते करते थक जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। हर एक सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का एक एक करियर बना सकता है एक एक बंदे। तो उसी तरह बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के लेवलिंग करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, रोड मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है। जिस चीज के लिए महीनों निकल जाते थे पहले, वो विद इन द आवर्स, विद इन द डे हो जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है सिविल इंजीनियरिंग। तो एक जगह पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, टेक्नोलॉजी की हेल्प हो रही है, लेकिन दूसरी जगह पे वो ऑपरेट करने वाले अनस्किल्ड लेबर अगर हो तो कई बार हादसा भी हो सकता है। तो अनस्किल्ड लेबर के बारे में, इस हादसे के बारे में क्या बताएंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे? कोई भी काम हो या कोई इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो, मेजनरी वर्क करना हो, तो अनस्किल्ड लेबर से काम कराना सबसे रॉन्ग प्रैक्टिस है। बराबर अनस्किल्ड लेबर से काम कराना बोल तो हमारी लैंग्वेज में बोलेगा तो 60 के 30 करा के आना है, 100 के 60 करा के आना है, बराबर बेसिकली हम अगर ऐसा बोला जाए तो। बराबर अनस्किल्ड लेबर से या अनस्किल्ड पर्सन से हम काम कराएंगे, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग किस चीज से डील करती है? सिविल इंजीनियरिंग क्वालिटी विद ड्यूरेबिलिटी, ये चीजों से, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी से डील करती है। अनस्किल लेबर करेगा तो एक तो क्वालिटी नहीं मिलेंगी, बराबर बेसिक चीज है, स्किल नहीं है इसीलिए उसे अनस्किल लेबर कहा जा रहा है। बराबर अब वो करेगा तो क्वालिटी काम की नहीं मिलेंगी। बराबर इसके अलावा अनस्किल लेबर, इंसान कब अनस्किल लेबर की तरफ जाता है? तब जब उसके पास बजट कम हो। स्किल लेबर लेगा 1000 रुपीज पर डे के, अनस्किल लेबर लेगा 600, बराबर ये सोच के वो कभी कभी अनस्किल लेबर से काम करा लेता है। बराबर लेकिन अनस्किल लेबर आज काम कर लेगा, तुमको विद इन द ईयर तुमको वही काम मेंटेनेंस के लिए आ जाएगा। बराबर जो आपने यहाँ पे किया है। 400 रुपए बचा है लेबर के पीछे, वो वो आपको अब जाके डबल लगेंगे। बराबर अनस्किल लेबर से आप काम कराओगे, कराना। आपकी क्वालिटी भी डैमेज होने वाली है, आपकी ड्यूरेबिलिटी भी डैमेज होने वाली है, और क्या पता वो अनस्किल Cost। लेबर करके जाने के बाद आपको सेफ्टी भी आपकी सेफ्टी भी नहीं मिले, बराबर और बराबर। जान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। ये नहीं जान से बड़ी तो कोई चीज नहीं, तो सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी है सबसे ऐसी इम्पोर्टेंट चीजों में। है। आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, जी तो बिल्कुल। ये पूछना चाहता हूँ खास तौर पर कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि मेरा बजट थोड़ा लिमिटेड है और मुझे क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, मेरा घर सबसे अलग दिखना चाहिए, तो क्वालिटी और बजट ये दोनों को आप कैसे संभालते हैं? जब क्वालिटी, ये तो सभी की डिमांड है, जिसके पास पैसे है और जिसके पास नहीं है, सभी को कम क्वालिटी में किसी नहीं चाहिए अच्छा काम, कम कॉस्ट में हाँ, अच्छा कम काम। कॉस्ट में किसे नहीं चाहिए अच्छा काम। बराबर तो इस टाइम पे क्या करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चरल पार्ट होता है बिल्डिंग का, स्ट्रक्चरल पार्ट से कॉम्प्रोमाइज कभी भी करने नहीं जमता है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसके लिए जितना आपको कॉस्टिंग लग रही है तो उतना तो कॉस्टिंग करना ही पड़ेगा। रही बात जो अपना इंटीरियर्स हो गया, डेकोरेशन हो गया, एलिवेशन वर्क हो गया, हम क्या कर सकते हैं इसमें कुछ तो भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में भी। मीन्स हमारा जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है, डिजाइनिंग के पार्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी एक मेंबर हो, मीन्स एक बिल्डिंग में एक 40 कॉलम्स आने वाले हैं, तो हम मेजर जिस पे लोड एनालाइज जब करते हैं, लोड एनालाइज करते हैं, तो जिस पे सबसे ज्यादा लोड आने वाला है उसके अकॉर्डिंग सबको स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब इंजीनियर को जब विद इन बजट करना है काम, तो उसे थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगा, एनालाइजेशन में ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, स्टील को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। जब आपको 6 टन स्टील लग रहा है, 10 टन स्टील लग रहा है, अगर वही आप ऑप्टिमाइज करोगे तो 1-1.5 टन कम हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपके एफर्ट्स लगेंगे। तो इंजीनियर को जब क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है इन टर्म्स ऑफ बजट, तो उसके भी थोड़ी एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन में क्लाइंट का बजट अप टू 15 to 20% इंजीनियर कम कर सकता है, बराबर, इन टर्म्स ऑफ स्टील, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ ऑल द आइटम्स। ओके, आपने जैसे शुरू में एक सिविल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बताई कि एक सिविल इंजीनियर सिर्फ घर नहीं बांधता, एक सोसाइटी को बांधता है, सिविल इंजीनियर करता है, ये उसकी ड्यूटी है। तो अगर छोटे स्केल पे अगर उसको सोचा जाए तो एक गांव के लिए, एक सिटी के लिए एक इंजीनियर का रोल कैसा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है वहां के बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए? मतलब जैसे रोड से, गटर से, इस सब में अगर इंजीनियर की हेल्प ली जाए तो उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं? आजकल बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जो भी रोड्स है, गटर्स है ना, अपने स्ट्रीम्स है, ये इंजीनियर्स नहीं करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्टर्स कर ले रहे हैं। बराबर। आज का ये पूरा हो गया है, एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है। बराबर। इसके वजह से क्या होता है कि हर चीज में इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट इंजीनियर आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं कर सकते। हर चीज में स्लोप्स लगते हैं, लेवल्स लगते हैं, और उसके प्रॉपर डिस्चार्ज लगता है, उसके पाइप के डायमीटर डिसाइड करने के लिए एनालाइजेशन सिविल इंजीनियर करता है। सब जितने भी टर्म्स है तो ये सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंजीनियर ही नहीं होगा तो ये सब चीजें डैमेज होंगे। बराबर। अल्टीमेटली आपका वर्क डैमेज हो जाएगा। बराबर। पिछले 4-5 साल से आप इस प्रोजेक्ट मतलब सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, तो जो अभी आपके फ्रेंड्स या जूनियर्स पास आउट हो रहे हैं, उनको आप अगर एक सलाह मशवरा क्या दे सकते हैं? ऐसा आपको लगता है कि इस फील्ड में आते वक्त ये चीजें आप साथ में लेके आइए, इसमें बहुत स्कोप है? सबसे पहले तो जैसा मेरे फ्रेंड्स थे इंजीनियरिंग करते टाइम या डिप्लोमा करते टाइम, सबकी लड़कों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि इंजीनियरिंग तो निकालना है बस। हाँ। निकालना है ऐसा समझ के इंजीनियरिंग कभी भी मत करो। प्रॉपर एंजॉय करके, प्रॉपर
नॉलेज लेके इंजीनियरिंग करो। जब नॉलेज लेके तो आप इंजीनियरिंग करके बाहर आएंगे तो आपके पास हर चीज करने का कॉन्फिडेंस होगा, हर बराबर। चीज को डील करने का आपके पास एक सॉल्यूशन होगा। हम्म, अगर आप ये सोच के नहीं करेंगे इंजीनियरिंग, बैकलॉग्स लगा के इंजीनियरिंग करेंगे बेसिकली, तो आपके आगे चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। और बराबर। स्लेवरी माइंडसेट लेके कभी भी इंजीनियरिंग मत करो कि हम इंजीनियरिंग कर लेंगे फिर किसी के पास जॉब करेंगे, 5 लाख 6 लाख का पैकेज लेंगे। ये स्लेवरी माइंडसेट के साथ अगर आप स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। सिविल बराबर। इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये माइंडसेट लेके करो कि आप खुद का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में आपको हर एक इंसान के साथ कांटेक्ट करने का, ग्राउंड जीरो पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। बराबर। तो ये चीज करके अगर सोचेंगे आप कि खुद का कुछ करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है मेरे हिसाब से। क्या बात है, आपने 100+ प्रोजेक्ट पे काम किया है, जी। तो एक आध आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपका खुद का बता सकेंगे जो काम करते हुए आपको सेटिस्फेक्शन मिला, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिला, एक खुशी हुई कि मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट हो गया? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जब मैं कैंपस सिलेक्शन मेरा हो गया था। वाह। फर्स्ट प्रोजेक्ट था वन हैदराबाद बोल के एक अच्छा। प्रोजेक्ट था। G+35 का रेजिडेंशियल बिल्डिंग था, 3 अपार्टमेंट थे बाप और रे। G+40 का एक कमर्शियल अपार्टमेंट था। उसके साथ क्लब हाउस और बेसिक एमिनिटीज जो जो भी होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब चीजें थे उसमें। वाह। 3 सेलार्स थे, पोडियम्स वगैरह पूरे डिजाइन करे हुए थे। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है प्रोजेक्ट वो कि मैं खुशी से बता सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में मैं काम किया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, उसमें हर एक एमिनिटी है और क्वालिटी वाइज एकदम परफेक्ट वर्क है, तो वो मैं प्रोजेक्ट कहूंगा अच्छा वो था। प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट था मेरा। और ये हो गया एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट, लेकिन ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे कुछ अड़चन आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए, या अचानक से पता चला कि अरे ये तो प्लान में ही नहीं था और ये अचानक से आ गया, हाँ। तो इसके बारे में कुछ इंसिडेंट्स या कुछ याद है अगर आपको? यही प्रोजेक्ट पे जो भी मैंने बताया वही प्रोजेक्ट पे एक बार ऐसा हो गया था, एक स्लैब कास्टिंग चालू थी हमारी और स्लैब कास्टिंग के दौरान प्लांट से जहाँ से हमको कंक्रीट आ रहा था तो प्लांट फेलियर हो गया किसी वजह से। ओहो। तो हमारा एक करीब 8,000 स्क्वायर फीट का टोटल स्लैब था। ओके। 4,000 स्क्वायर फीट का स्लैब हो गया, 4-4,500 स्क्वायर फीट का। उसके बाद प्लांट से कंक्रीट आना बंद हो गया। तो अब जब भी हम कंस्ट्रक्शन, ये वाला कंक्रीट तो सेट हो जाने वाला है, अब नया जो कंक्रीट डालेंगे तो एक हमको एक जॉइंट दिखेगा बराबर। और जॉइंट में लीकेज के चांसेस सबसे ज्यादा सबसे होते हैं। ज्यादा है। तो वो वाला जब मेरे फर्स्ट टाइम में काउंटर किया था ये वाला प्रॉब्लम कि अब करेंगे तो जॉइंट को करेंगे कैसे। हाँ। उस टाइम पे सीनियर से कुछ मदद लिए और साथ के जो कलीग्स थे, कलीग्स का कुछ डिस्कशन करके वो करे। उस टाइम पे हमने जो जॉइंट्स इस तरह से उसको दिए कि जॉइंट लीकेज भी नहीं हुआ वो, और हमारा काम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्या बात है। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट, ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त कौन से पैरामीटर चेक करने चाहिए या कौन सा स्टील यूज करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? क्या क्वालिटी चेक होता है? स्टील सिलेक्शन के टाइम स्टील के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, बराबर। लास्ट वन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। स्ट्रेंथ के मामले में हम बात करेंगे तो 2 टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं, बराबर। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। तो जो स्टील बेसिकली हम स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा प्रीफर करते हैं स्टील के लिए, क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बराबर। तो स्टील इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर में करने का मतलब ये है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंपार्ट करे अपने स्ट्रक्चर को। क्या बात। हाँ, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ एक तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि आइकॉन की 550 डी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 550 है उसकी, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। उसके अलावा डायमीटर्स ऑफ स्टील के डायमीटर, बहुत से बार क्या होता है कि नॉन ब्रांड स्टील ले लिया, अदर ब्रांड के स्टील ले लेंगे हम, तो उसमें डायमीटर आपको बताते हैं 12 mm, 25 mm, लेकिन वो आता नहीं गेज उसका। 12 mm का कभी कभी 12.5 आ जाता है, 11.5 आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है, जो स्पेसिफिकेशन से हम डिजाइन किया हुआ होता है स्ट्रक्चर का, तो वो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं उसमें, तो वो आगे का फेलियर को हम वो नहीं कर सकते उसको, बराबर, ये अवॉइड कर सकते हैं। बराबर। और उसके साथ साथ कोरोजन भी होता है स्टील का। ऐसा देखना होता है कि स्टील फ्रेश है नहीं है, अगर उसका कोरोजन है तो वो भी स्टील हम यूज नहीं करना। ये सारे पैरामीटर्स देखते हैं, चेक करना चाहिए। आपने आइकॉन स्टील कभी किसी प्रोजेक्ट पे यूज किया है इससे पहले? हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आइकॉन स्टील यूज किया है। ओके। आइकॉन स्टील की बेनिफिट सबसे अच्छा ये है कि सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है इसकी, और जो अभी मैंने गेज की बात किया है, अगर 12 mm का आपको स्टील दे रहे हैं वो लोग, तो 12 mm का ही आएगा। 25 mm दे रहे हैं तो 25 ही आएगा, उसमें एक सूद भर का भी फर्क नहीं आएगा। और जो सॉफ्टनेस है उसकी, आजकल क्या होता है कि लेबर्स को सॉफ्टनेस चाहिए स्टील में, अगर रफ होगा तो उनको बेंडिंग करने में, हर एक रॉड को बेंड करना पड़ता है, उनको बेंडिंग करने में दिक्कत आती है, तो उस वजह से वो भी थोड़ा हाथ उनका खींचते हैं और अल्टीमेटली क्वालिटी पे इफेक्ट होता है वो। बराबर।
सो ये थे इंजीनियर फजीम बेग साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। आज से 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उन्होंने बड़े सिटी में जब काम कर रहे थे, तब अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस कैसे मिले, उस सब के बारे में बताया। तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ आने वाले थैंक यू। पलों के लिए, और ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही हमारी शुभकामना मेरी और आइकॉन स्टील दोनों की वजह से। थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।